हेलो टीचर्स। और आज हम जो 2019 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। और पार्ट 1 में हम ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 1 to 20 तक, ठीक है। और आज हमने पार्ट 2 में, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं 21 से लेके 40 तक के 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो देख लें, और एक टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा चैनल को, वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो मैं ये क्वेश्चन सोल्व करूंगा उसकी पीडीएफ फाइल में ग्रुप में उसमें शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 21 जो क्वेश्चन कह रहा है ये बस एक रिमेंबर रखना है, ये ऐसे तो कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है। कह रहे हैं कि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट वन ऑफ द गिवन लेंथेनॉइड आयन इज यूज्ड एज द वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड में यूज होता है वो सीरियम होता है, ये आप थोड़ा याद रख लेंगे, ठीक है। सीरियम जो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड में यूज होता है टाइट्रेशन के कराने में। तो ये कोई इस तरह का तो क्वेश्चन था नहीं, खैर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एक कंपाउंड कहा जा रहा है C5H6O2 है और वो रिड्यूस पेंटेन में रिड्यूस हो जाता है। C5 है तो वो पेंटेन में रिड्यूस हो रहा है, और NH2OH के साथ जो A है ये फॉर्म कर रहा है डाइऑक्साइन, ठीक है ना। NH2OH के साथ क्या बना रहा है, ये डाइऑक्साइन बना रहा है, और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। देखो यहां से आपका सारा काम बनेगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो होते हैं आप याद रखेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट वो ग्रुप देंगे जो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे जिनके CO से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, यानी कि अल्फा कार्बन बोलते हैं उसको, 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, वो ही इस आइडोफॉर्म टेस्ट को देंगे। इसका मतलब आप देखो C डबल बॉन्ड होके इधर अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इधर भी 3 हाइड्रोजन है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो ये तो कट हो गया क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन नहीं है, और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, ये भी हमारा आंसर अभी तक हो सकता है। एंड टोलेंस रिएजेंट, और वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी दे रहा है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देते हैं, वो कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, यानी कि वो कीटोन नहीं है। तो ये वाला हमारा कीटोन है, देखो दोनों C डबल बॉन्ड O ग्रुप है दोनों साइड कार्बन से, ये आंसर अब हमारा कट हो गया, ये पहले कट हो चुका है, ये भी हमारे पास कीटोन है, तो यानी कि ये भी आंसर गलत हो गया हमारा। सिर्फ हमारे पास आंसर क्या बचा, ये बचा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, दोबारा बता देता हूं, आइडोफॉर्म टेस्ट वो देते हैं जिनके पास CO के साथ CH3 जुड़ा हो। तो इस वाले में हमारे पास CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप मतलब CHO ग्रुप इस तरह से है, और बाकी यहाँ CH2 जुड़ा हुआ है, ये CH2 जुड़ा हुआ है। आगे आप जाओगे तो ये भी CH हो गया इस वाली साइड, ठीक है ना। यहाँ पर एंड में बाद में 2 CH2 हैं, 2 CH2 हैं इस तरह से। तो यहाँ पर कहीं भी CH3 नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। बाकी सब में CH3 है, CO के साथ CH3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन अगली बार में उसने कह दिया टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप तो इसमें ही प्रेजेंट है, बाकी सब में तो कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट एसिड। देखो एक बात याद रखना, जब कभी भी आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाने हो, कॉन्जुगेट क्या बनाने हो, एसिड बनाने हो, तो ऐड करना है आपने। किस चीज का ऐड करोगे, H पॉजिटिव ऐड करना है। और जब कभी भी आपको कॉन्जुगेट बेस बनाने हो, याद रखना बेस बनाने हो, तो आप रिमूव करोगे, क्या रिमूव करोगे, H पॉजिटिव रिमूव कर दोगे। अब वो कह रहा है अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड बताना है, तो इसमें H आप ऐड कर दो, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, छोटी सी 2-3 क्वेश्चन की। आपको पूछा जाए एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, ठीक है, तो आप H ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3COO, 2 H हो जाएंगे टोटल, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आ जाए HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो आप H ऐड कर दो, तो टोटल H2SO4 बन जाएगा ये, और वो पॉजिटिव माइनस को कैंसिल कर देगा, ठीक है। ऐसी अगर आपको आ जाए कार्बोनेट का कॉन्जुगेट बेस बताना है, तो H निकाल दो इसमें से, तो CO3 रह जाएगा, और H यहां से जा रहा है तो एक चार्ज और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर क्या, ये, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज, फटाफट याद रखेंगे, ये मैं पूरा एज इट इज आपको दे दूंगा,
टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लें। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हालांकि ये क्वेश्चन जो था मुझे सही नहीं लगा, इस क्वेश्चन में बहुत सारी कंडीशन मेंशन होनी चाहिए थी। अब पता नहीं आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये AlCl3 लिखा हुआ, मैं इधर लिख लेता हूँ। 2 मॉलिक्यूल आपको जो दिए हुए हैं CH2Cl के आपको दिए हुए हैं और उसकी रिएक्शन जो है AlCl3 के साथ लिख रखी है और कुछ भी नहीं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया उठा के। ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए था, यहाँ A बनेगा, उसकी हीटिंग होगी, ठीक है ना, फिर B बनेगा, फिर B का ऑक्सीडेशन होगा या डिहाइड्रोजिनेशन होगी, ठीक है ना, फिर C, फिर P बनेगा। तो P पूछना चाहिए था क्या होता है। ये बीच के वो 2 प्रोडक्ट वो खा गया एग्जामिनर, इसलिए मुझे क्वेश्चन सही नहीं लगता। हालांकि जब ये क्वेश्चन आया था तो काफी एप्लीकेंट ने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में आंसर एग्जैक्ट नहीं आ सकता। चलिए फिर भी मैं इसको बता देता हूँ कैसे होता है। देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, तो पहला मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 है ये दरअसल, तो एनहाइड्रस AlCl3 इसके क्लोरीन को ले लेगा और AlCl4 बना देगा। यानी कि पहले मॉलिक्यूल का जो होगा वो आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, अब सेकंड मॉलिक्यूल आएगा और सेकंड मॉलिक्यूल जो होगा वो आप ऐसे मान लो CH2Cl ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर इस CH2Cl में जो एक बेंजीन होगी वो अटैक करेगी साथियों, आपका वो क्या करेगी, एक अटैक करेगी। अब ये जो इसकी ऑर्थो पोजीशन होगी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ठीक है ना, ये अटैक करेंगे किस पर, इस पॉजिटिव पर अटैक कर लेंगे। आप इस बात को समझिए। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इस वाले को मैं जरा पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, इस वाले साइड को। तो क्या बन गया, ये बन गया भाई हमारा CH2Cl, इस तरह से बन गया, ठीक है। और ये वाली जो साइड है ऑर्थो पोजीशन वाली, ये वाली, ये लिंक किसके साथ कर गई, इस CH2 के साथ लिंक कर गई। जिस CH2 के साथ, इस CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है, मैं ऐसे मान लेता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, फिर AlCl3 आएगा, फिर से AlCl3 आएगा, वो फिर से इसको अपने साथ ले जाएगा, ठीक है ना, और आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, अब ये भी कार्बोकेटायन बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव बन जाएगा ये, ठीक है। और ये ऑलरेडी आपका CH2 इस तरह से था, ठीक है, और ये आपका ऑर्थो पोजीशन से किससे अटैच था, ये इस तरह से अटैच था। तो अब बात वही है, अब इसका ऑर्थो पोजीशन क्या करेगा, इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, तो ये एक आपकी साइक्लिक मतलब एक रिंग बन जाएगी, ये इस तरह से। यहाँ ये CH2 है, ठीक है ना, और ये आपका यहाँ पर बेंजीन वाला हिस्सा हो गया, और ये CH2 हो गया, और ये आपका ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। तो अब अगले स्टेप में जो मैं बता रहा था, देखो एक जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो ये है, मेरे रेस्पेक्ट में ये जो स्ट्रक्चर बना ये A बना, और जब A की हीटिंग की तो दोबारा से ये रिएक्शन होके इसके साथ अटैक होके ये बन गया B। अब B की जब हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के चले जाएंगे और ये भी रिंग बन जाएंगी। तो ये भी कैसे बन जाएंगी, एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा साथियों। और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम, देखो ये भी तो 6 मेंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो 6 है ना, 3 बेंजीन आ जाएंगी और इसका आपका आंसर हो जाएगा एंथ्रासीन। क्या ना आंसर हो जाएगा इसका, एंथ्रासीन। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लगा, इसमें ये सारे स्टेप मेंशन नहीं थे, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ, 2 मॉलिक्यूल थे, पहले एक का बेंजाइल कार्बोकेटायन बनाया, उस बेंजाइल कार्बोकेटायन से ऑर्थो पोजीशन से अटैक हुआ तो वो ऑर्थो पोजीशन से जुड़ गया, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, इससे डायरेक्ट अटैच। फिर जो ये प्रोडक्ट बना, इसको जब हमने हीट करा तो ये क्लोरीन फिर से चला गया AlCl3 के साथ, यानी कि इसका भी कार्बोकेटायन बन गया। तो आपके इसके ऑर्थो ने यहाँ पर अटैक किया और ये रिंग बन गई, और जब हमने इसकी डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हट गए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो 3 रिंग बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन बोलते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक ऑक्साइड मेंबर ऑफ विच पेयर डिसॉल्व बोथ HCl एंड NaOH, मतलब इन दोनों में से जो ये आपको ऑक्साइड दे रखे हैं, कौन सा HCl और NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, कौन एम्फोटेरिक हुआ, बात तो यही है ना भाई, जो एसिड और बेस में डिसॉल्व हो जाएगा। तो एम्फोटेरिक जो होते हैं आपके, देखो अब यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं इधर बता देता हूँ। ग्रुप जो सेकंड है उसका जो पहला एलिमेंट है ये डायगोनली रिलेट करता है, ये पढ़ा ना आपने, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये वगैरह वगैरह। ऐसे ही फिर आपने एक 13 ग्रुप पढ़ा होगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम।
तो ये आपका, ये वैसे तो ग्रुप 2 के बेसिक होते हैं, लेकिन ग्रुप 2 वाले का जो पहला एलिमेंट है ये एम्फोटेरिक होता है। अब क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम से, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। और याद रखेंगे बोरोन का एसिडिक है, बेरिलियम का एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक है, ठीक है ना। बाकी ये आपके क्या हो जाते हैं, हालांकि गैलियम भी एम्फोटेरिक होता है, फिर ये बेसिक होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। एक आपको रिएक्शन दे रखी है, NH4 होल ट्वाइस SH इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है ना। अब अमोनिया और H2S के साथ वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर है वो 6 atm है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन। तो आप पहले तो Kp बताओ क्या आंसर होगा। Kp विल बी द प्रेशर ऑफ अमोनिया, ये आपको दे रखा है ना, इस पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगा दो, इनटू प्रेशर ऑफ H2S डिवाइड बाय, अब डिवाइड बाय क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो बहुत कम रह गया होगा। और दूसरा ये मैं क्वेश्चन सही से नहीं लिख पाया, ये सॉलिड था, ये आपका गैस है, और आपको पता भी होगा अमोनियम सल्फाइड जो है HS जो है वो सॉलिड है, ये S आपका, ठीक है। जैसे H2S होता है ऐसे ये आपका सॉलिड होता है, H2S होता है इस तरह से H2S, तो इस H की जगह मैंने लगा रखा है NH4, ठीक है, NH4SH है, तो ये सॉलिड होता है। तो सॉलिड का तो प्रेशर होगा नहीं, तो डिवाइड बाय मान लो अगर मैं ले भी लूं NH4HS ले भी लूं तो ये हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि प्रेशर सिर्फ गैस के लिए लगता है। तो अब इन दोनों का जो प्रेशर होगा वो मुझे किसी तरह से पता चल जाए। देखो ये 1:1 में रिएक्ट कर रहे हैं, तो और वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर 6 atm है। इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, 6 atm है। तो इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, NH4SH जो है वो किसके साथ है, अमोनिया, और H2S वो दे रहा है, ठीक है। तो इसका प्रेशर है 0, और तो इसका प्रेशर मैं P मान लूं, इसका प्रेशर P मान लूं, तो टोटल प्रेशर बोलो कितना होगा, टोटल प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, P प्लस P होगा, मतलब 2P होगा, 2P जो होगा वो टोटल प्रेशर होगा, और उस टोटल प्रेशर की वैल्यू आपको दे रखी है 6 atm। तो यानी कि हर एक का प्रेशर कितना हो जाएगा, हर एक का प्रेशर हो जाएगा 3 atm, ठीक है ना, 3 atm दोनों का प्रेशर हो जाएगा। तो अब वो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप, तो 3 atm प्रेशर है अमोनिया का, और 3 atm प्रेशर है किसका, H2S का, तो 9 atm का स्क्वायर हो जाएगा। 9 atm का स्क्वायर जो होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, दोबारा बताता हूँ, NH4HS इनके साथ इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसका कोई प्रेशर नहीं होगा, ये दोनों सेम रेशियो में, तो जो इसका प्रेशर है वही इसका प्रेशर होगा, और इन दोनों का प्रेशर जो था वो इसमें क्वेश्चन में 6 दे रखा था, यानी कि दोनों का प्रेशर मिलके 6 है, तो एक का प्रेशर 3 होगा, तो 3 × 3 जो होगा वो इक्विलिब्रियम प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। Kp की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 27 को क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट गो वेरी वेल। तो देखो इसमें जो पायरोल होता है, पायरोल जनरली क्या है, सॉरी पिरिडीन जो है, तो पिरिडीन जो होता है आपका ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सॉरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और क्योंकि नाइट्रोजन एक क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है, तो ये बेंजीन वगैरह से सारे इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को बहुत खींच लेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, तो इसमें अच्छे से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होगी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन वहां होती है जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये बेंजीन से क्या कर लेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये पुल कर लेगा, इसलिए यहाँ पर रिएक्शंस जो होती हैं वो हो नहीं पाएंगी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि पायरोल जो होता है, आप कह रहे होंगे कि पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफीन है, ये भी तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो आपको ये समझना पड़ेगा जो पायरोल है, पायरोल का स्ट्रक्चर क्या है, पायरोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को अगर याद आ रहा हो तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि उसमें होता कौन है पायरोल के अंदर, मतलब हेट्रो एटम क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, क्या है, नहीं याद आया किसी को भी। देखो अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आप ध्यान से देखेंगे, ये 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं, अगर बीच में है ऑक्सीजन तो इसको कहा जाता है आपका फ्यूरान, ठीक है, और अगर बीच में है सल्फर, ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं थायोफीन, थायोफीन, और अगर
5 मेंबर्ड रिंग में ही अगर है नाइट्रोजन, तब हम इसको बोलते हैं पाइरोल, ठीक है ना, तब हम क्या बोलते हैं इसको, पाइरोल। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? अब आप कुछ कह रहे होंगे जी इसमें भी नाइट्रोजन है, पिरिडीन में भी नाइट्रोजन है, थायोफिन में सल्फर है और फ्यूरान में ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। बात है रिंग की, जब आप इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आप चेक करेंगे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, इसका इतना बड़ा रोल नहीं होता है। यहाँ ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां इसमें कंपेयर करेंगे विच इज मोर एरोमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि 2020 के आपके जब भी एग्जाम होगा, 21 में ही होगा, अब तो ये 2021 में ये क्वेश्चन आ सकता है। इन तीनों में एरोमेटिसिटी कंपेयर कराने के लिए आ सकता है, विच इज मोर एरोमेटिक, या कौन सा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, क्या होंगे, 1-2 शिफ्ट बोलते हैं, 1 पोजीशन पर अटैक होगा या 3 पोजीशन पर अटैक होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत जल्दी मैं डाल दूं। तो अभी तो आप ये मान के चलो इसका आंसर जो है वो क्या है आपका, पिरिडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following pair of solution is isotonic pair at same temperature? वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आइसोटोनिक होगा। तो देखो आपको सिंपल सी बात है, जो कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या तो वो वेंटो फैक्टर पे डिपेंड करता है या कंसंट्रेशन पर। आर और टी तो ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, सेम होते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसोटोनिक मतलब ये भी मैं बता देता हूं, आइसोटोनिक का मतलब दो सॉल्यूशन ऐसे जिनके प्रेशर सेम हो। जो प्रेशर पाई ए का हो वही प्रेशर किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो दो सॉल्यूशन के प्रेशर तब सेम हो सकते हैं जब कंसंट्रेशन सेम हो। तो देखो यहाँ कंसंट्रेशन तो सबकी सेम है सभी पेयर में। तो अब हम किस पे जाएंगे, हम आई देखेंगे। आई होता है वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल कितने आयन में टूटेगा। तो ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज टूटता नहीं है, तो वो एक ही आयन कंसिडर होता है। ये पोटासियम और क्लोराइड 2 आयन देगा, ठीक है। तो अब जब इनके वेंटो फैक्टर बराबर नहीं है तो पाई कैसे सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। आप इतने हिस्से को x मान लीजिए, मान लेता हूं मैं x। तो ग्लूकोज के लिए तो 1x आया, लेकिन 0.1 KCl के लिए तो 2x आ गया ना आंसर, तो ये सेम हो ही नहीं सकता। आप यहाँ पे फिर से मानेंगे ये 1 है, लेकिन MgCl2 कितना आयन देगा, 3। एक तो कौन देगा, मैग्नीशियम का आयन देगा, और दूसरे कौन देगा, 2 क्लोरीन देगा, तो 3 है। तो ये भी आपका 3 है, ये 1 है, ये नहीं होगा सेम। अब KCl क्या है, ये कितना आयन देगा, ये 2 आयन देगा, और K2SO4 3 आयन देगा। 2 तो कौन से आयन देगा, पोटासियम आयन देगा, और एक कौन सा आयन देगा, सल्फेट देगा। तो टोटल यहाँ पर तो 3 आयन आ गए, ये भी सेम नहीं है। यहाँ पर कौन है, 2 तो कौन है, पोटासियम आयन, और एक है सल्फेट आयन, यानी कि टोटल है 3 आयन। और यहाँ पर देखें अगर हम, एक तो है कैडमियम आयन, ठीक है, और 2 है आपके नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो है वो 3 आयन यहाँ भी है, 3 आयन यहाँ भी है। तो जब वेंटो फैक्टर आई सेम आ गया तो बाकी सारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल। देखो आइसोस्ट्रक्चरल कौन होते हैं, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लगभग जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। और मैंने एक वीडियो डाली है, ट्रिक है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन को आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो शायद वीडियो नंबर 5 या 4 में से कोई एक है, छोटी सी है, 14 मिनट की वीडियो है वो। ठीक है ना, 2016 के कुछ मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए थे, उसमें है ये 14 मिनट की वीडियो है, वो आप देख लें। देखो अब HCF4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिनोन आपको पता है नोबल गैस ग्रुप है। तो नोबल गैस ग्रुप में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 उसने खर्च कर दिए बॉन्ड बनाने में। इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 पेयर रह गया, 1 पेयर है, और 4 उसके पास सिग्मा बॉन्ड है। 4 कौन है उसके पास, सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल जो बॉन्ड आए उसके पास आए 5, और 5 का मतलब आया, ये आप ऑर्बिटल मान लो, 1 s का, 3 p के और 1 d का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d। अब यहां तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d, लेकिन NiCN4, क्योंकि यहां पर हमें साफ दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है साथियों, वहां 2 हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है, या तो sp3 की या होती है dsp2 की। मतलब या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है वो,
टेट्राहेड्रल हो सकता है या हो सकता है स्क्वायर प्लेनर। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि या तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ठीक है ना, या हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2, ठीक है ना, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन मैंने अभी क्या निकाली sp3d। तो अब जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो ये तो सवाल उठता ही नहीं कि आपका आइसो स्ट्रक्चरल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अभी अब जरा हम यहाँ पर एक काम और करके देख लेते हैं। अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि सवाल नहीं उठता, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जरा अब इसमें देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो एक मिनट, पहले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं कि क्या आएगी इनकी। हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन अलग आ रही हो, ये मैं थोड़ा सा अलग वे में बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या पता अलग आ रही हो और उनके स्ट्रक्चर क्या आ जाए वो सेम आ जाए। तो जरा देख लेते हैं बना के। चलिए, तो पहले जरा मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा HCF4 का। तो HCF4 से का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा, 4 तो हो गए इसके पास फ्लोरीन, अभी हमने बताया भी था, और 2 हो गए इसके पास लोन पेयर। तो अगर देखा जाए साथियों, तो आप ये देखो, ये एक स्क्वायर प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 4 फ्लोरीन में स्क्वायर प्लेनर टाइप का बन रहा है, ये लोन पेयर तो अलग हो गए। अब जरा NiCN होल 4-2 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, देखो ये लास्ट की डिजिट जो होती है 21 से 30 की ट्रिक है, 24 और 29 वालों को छोड़ के, वो एक्सेप्शनल केस है। ये डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बचे हुए एस के इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ट्रिक से बना लिया करो फटाफट से। तो ये 4s है, आगे 4p0 होगा, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जरा आप। NiCN होल 4-2 की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो ये x हो जाएगा 4 साइनाइड, साइनाइड -1 होता है, इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 4-2, यानी कि x आ गया आपका +2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकल गई। तो यानी कि Ni के ऊपर है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है तो मैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दूंगा, यानी कि डी में मेरे पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8 ही रह जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैं s से निकालूंगा। अब डी में ऑर्बिटल होते हैं 5, ठीक है, और s में ऑर्बिटल होता है 1 और p में ऑर्बिटल होते हैं 3। तो इनमें इलेक्ट्रॉन है 8, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब ये मेरे पास Ni+2 यहाँ पर बन गया। अब जरा ये बना के देखते हैं कंपाउंड कैसे बना होगा। तो साथियों एक बात बताओ, जो साइनाइड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये इलेक्ट्रॉन को पीछे भेज देगा और ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां चला जाएगा। तो यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे, और ये आके यहां पर हो गया पेयर, ठीक है। तो ये जगह खाली बच गई। तो यहां पर पहला साइनाइड आके अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। दूसरा साइनाइड, अब कुछ को लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। मैं ये क्वेश्चन आपको जानबूझ के इस मेथड से करवा रहा हूं क्योंकि इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन सीखोगे। 8-9 आंसर मैं अभी निकलवाऊंगा। देखो अभी आपको 8-9 तरह के क्वेश्चन आपको आयोग पूछ सकता है, ठीक है। तो चौथा साइनाइड जो आ गया वो आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन बनी DsP2, क्या बनी है DsP2, एक डी का डब्बा, एक एस का डब्बा और 2 पी के डब्बे। तो DsP2 भी, तो अभी मैं क्या बता रहा था कि जहां हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है वो आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, वो आपका क्या होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। तो देखो ये तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इसका भी आया और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इसका भी आया, अगर मैं बॉन्ड को छोड़ दूं तो इसका आंसर जो होगा वो पहला वाला ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि XCO3 जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक लोन पेयर के फॉर्मेट में ऐसे होता है, ठीक है ना, क्योंकि नोबल गैस है। और ClF3 टी शेप होता है, टी शेप मतलब टी बन जाता है, देखो इस तरह से, और बाकी 2 लोन पेयर ऐसे होते हैं। तो इसलिए ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ऐसे BF3 जो होता है वो तो आपका प्लेनर होता है ऐसा, ClF3T होता है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी बात गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही आपकी sp3 आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी, चार्ज तो कुछ है नहीं ना, तो इसमें +4 आ जाएगी। तो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही आपका एक स्ट्रक्चर बन पाएगा। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, वो हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे आपने इस मेथड से निकाल के फटाफट बताई, वो कहेगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, तो आप ऐसे निकाल के बताएंगे। वो फिर ज्योमेट्री पूछ सकता है, जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी तो ज्योमेट्री भी निकाल सकते हो आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है। हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, वो ज्योमेट्री आपसे पूछ सकता है। तीसरा वो पूछ सकता है ये लो स्पिन है या हाई स्पिन। देखो अगर इलेक्ट्रॉन पीछे जाएंगे तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा,
अदरवाइज वो हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन कब होता है? जब COCN NO2 तीन लिगेंड ना हो, COCN और NO2 रट लो ये तो आप, अगर ये तीन लिगेंड होंगे तो वो लो स्पिन बनेगा ही बनेगा, पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन के पीछे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है मैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखो इसमें एक भी पेयर्ड अनपेयर्ड नहीं है, तो ये आपका डायामैग्नेटिक है। क्या है ये? डायामैग्नेटिक है। तो वो पूछ सकता है कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे इस वाले में तो 0 आए हैं। इस तरह के वो 7-8 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे 30th क्वेश्चन है, एक आपको इक्विलिब्रियम दे रखा है, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी इक्विलिब्रियम सही है। तो ये मैं आपको बता दूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन पर ये रिएक्शन है। किसकी प्रिपरेशन पर है? ये डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन है। तो उसी से रिलेटेड देखो मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा बता देता हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन पर ये क्वेश्चन कैसे है। ठीक है ना, तो डाइक्रोमेट जो बनता है वो Fe, एक होता है क्रोमाइट ओर। ये आपको पता होना चाहिए कि क्रोमाइट ओर क्या होता है। क्रोमाइट ओर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि क्रोमाइट ओर से प्रिपरेशन बताइए पोटेशियम डाइक्रोमेट की। ठीक है ना, या वो कह सकता है कि क्रोमाइट ओर जो है वो किसका है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो FeCr2O4 जो है वो क्रोमाइट ओर होता है। ठीक है ना, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, किसकी रिएक्शन कराएंगे आप? क्रोमाइट ओर की रिएक्शन कराएंगे, या आप ऑक्सीडेशन इसका करा देंगे क्रोमाइट ओर का। क्रोमाइट ओर का क्या कराएंगे आप? ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो यहां से क्या बनेगा? अब ऑक्सीडेशन आपकी मर्जी है कि आप उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं या क्लोरीन के साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो यहां पर आपको जो मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला मिलता है, वो मिलता है Na2CrO4। हालांकि साथ में Fe2O3 भी बनेगा और 8H2O भी बन जाएंगे, बैलेंस जब आप करते हो। अब आप कह रहे होंगे ये मैं फालतू की रिएक्शन क्यों बता रहा हूं। देखो ये जो कंपाउंड होता है आपका याद रखेंगे, ये कंपाउंड ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो कि येलो कलर का है। कैसा है ये? येलो कलर का। अब ध्यान से देखना क्यों। जब इस Na2CrO4 को H2SO4 के साथ ट्रीट कराया जाता है, तब ये आपका Na2Cr2O7 में बदल जाता है, जो कि ऑरेंज कलर का है। जो कि कैसा कलर का है? ऑरेंज। ये कैसे कलर का था? येलो कलर का। बस इसमें मैं छोटा सा काम करूंगा, KCl डाल दूंगा और सोडियम की जगह K लग जाएगा, यानी कि K2Cr2O7 बन जाएगा, जो कि ऑरेंज ही रहेगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट आपने ध्यान देनी है, तो ये इसको मैं आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं CrO4 2 नेगेटिव लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? CrO4 2 नेगेटिव। अब इसको मैं लिख लेता हूं H पॉजिटिव। तो यहां से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव। तो ये वाला हिस्सा देखो कहां दे रखा है, ये दे रखा है CrO4 2 नेगेटिव, लेकिन ऊपर OH लिख रखा है, तो ये गलत हो गया। CrO4 2 नेगेटिव H पॉजिटिव देके Cr2O7 2 नेगेटिव, ये आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर आप इसमें बेस मिला दें, इसमें क्या मिला दें? अगर आप बेस मिला देंगे तो ये इसमें बदल जाएगा, यानी कि अगर मैं इसमें बेस मिला दूंगा तो ये इसमें बदल जाएगा। ठीक है ना, OH नेगेटिव मिला दूंगा तो देखो ये Cr2O7 में अगर मैं बेस मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा। इसकी एक एप्लीकेशन बताता हूँ, ट्रैफिक पुलिस वाले इसको रखते हैं और वो इसको अल्कोमीटर बोलते हैं। अल्कोमीटर, वो क्या कहते हैं, उनको जिस पे डाउट होता है किसने ड्रिंक की हुई है, वो कहते हैं इसमें फूंक मार, तो वो यही सोल्यूशन रखते हैं। ठीक है ना, तो वो सोल्यूशन एसिडिक मीडियम में ऑरेंज में बदल जाएगा, अगर अल्कोहल पी हुई होगी तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर ड्रॉप डाल के बेस की दोबारा से उसको येलो कर लेते हैं, तो ऐसे वो पकड़ लेते हैं कि इसने ड्रिंक पी हुई है कि ड्रिंक की हुई है कि नहीं की हुई है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखते हैं। इस रिएक्शन में क्या होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखेंगे कि जब आप किसी अल्काइल बेंजीन को रिएक्ट कराते हो क्लोरीन के साथ और सनलाइट में तो तीनों हाइड्रोजन हटाकर तीनों क्लोरीन लगा दो, एक्सिस में मैं मान के चलूंगा, तो कार्बन के साथ यहाँ पर तीनों क्लोरीन जुड़ गए। ठीक है, अब उसकी रिएक्शन करा रहा है वो एक्वस NaOH के साथ। तो जब आप एक्वस NaOH लोगे तो मेरे हिसाब से 3 ले लो, तो तीनों क्लोरीन चले जाएंगे सोडियम के साथ, यानी कि 3 मॉलिक्यूल आपके NaCl के निकल के चले गए, और यहाँ पर आपके पास कार्बन के साथ 3 OH आ गए। और एक बात तो बिल्कुल गांठ बांध लो, एक कार्बन पे 2 OH ही नहीं रहते तो 3 तो रहेंगे कहां से, यानी कि वो वाटर की फॉर्म में वापस चले जाते हैं। और आपका क्या बचा? COOH, और यहाँ पर आपका क्या बचा? COOH। ठीक है ना, ये क्या बन गया? COOH। और जो ग्रुप आपका ये लगा हुआ है,
तो अब बताओ इसमें आपका क्या आंसर आ गया, बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। अच्छा, अगर इसकी रिएक्शन में क्लोरीन से कराता लेकिन सनलाइट की जगह एनहाइड्रस AlCl3 लिख लेता तो पता है क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन लगेगी और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लगेगी। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन बन जाएगी। ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी सनलाइट के प्रेजेंस में, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो फ्री रेडिकल में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है नो ब्रैग रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स रेज फॉर्म ए क्रिस्टल will be observed if DNKL is smaller than। ठीक है ना, ये आपको पता है कि D क्या होता है, दो लेयर के बीच की डिस्टेंस होती है। तो ब्रैग इक्वेशन क्या होती है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा होता है। ठीक है ना, ये ब्रैग्स इक्वेशन आपने सबने पढ़ा होगा। तो वो कह रहा है कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, वो कह रहा है कि अगर D स्मॉलर होगा, तो देखो आप मुझे बताओ D स्मॉलर कैसे आएगा। अब पहले तो D की वैल्यू बताओ, D की वैल्यू यहां पर क्या होगी, n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा होगी। क्या होगी, 2 साइन थीटा होगी। और यहां पर n जो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, एक होल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये आपको पता होगा, इक्वेशन में आपने पहले ही पढ़ा होगा। अब वो कह रहा है d इज स्मॉलर। अब आप बात समझिए, d को वो स्मॉलर कह रहा है तो थीटा हमारा क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब ये स्मॉलर वैल्यू कब आएगी, जब साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और साइन थीटा की वैल्यू मुझे लगता है 90 डिग्री पे होती है, तो 1 होती है ना। और लैम्डा आपका क्या होना चाहिए, लैम्डा कम से कम होना चाहिए, तभी तो मेरे पास डी का आंसर क्या आएगा, सॉरी लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा के रेस्पेक्ट में तो वो नंबर निकलवाएंगे। ठीक है ना, तो डी छोटा कब आएगा, जब एन भी कम से कम रखूंगा मैं, तभी मेरे पास आंसर ये आएगा। तो एन तो क्या होना चाहिए मेरे पास, लो, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास, हाई, तभी मेरे पास डी क्या आएगा, लो आएगा। तो चलो रख देते हैं कम से कम वैल्यू एन की, मैं 1 रख देता हूं। ठीक है ना, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये मेरे पास आ गया लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा ये फटाफट से क्वेश्चन या नहीं। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो नहीं पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखेंगे तभी मुझे पता चलेगा। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेसर प्रेशर ऑफ ए रियल गैस इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस। भाई कोई गैस प्रेशर कम क्यों लगाएगी, प्रेशर लगाती क्यों है कोई गैस, गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार पे टकरा रहे होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वो टकराना भूल के आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे मॉलिक्यूल, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाए, फिर वो दीवार पे टक्कर तो मार नहीं सके। ठीक है ना, तो यानी कि इंटरमोलिकुलर उनके अंदर अगर फोर्स होगा तो वो लेस प्रेशर लगाएंगे, सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 34 कैटायन दैट इंडिकेट ब्लड क्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रिगर मसल्स कंट्रैक्शन। तो ये आप मुझे खुद बताएंगे अपने आप, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 11th क्लास के जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, अब आपको एस ब्लॉक पता होगा तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, तो कट ही हो गया ऑप्शन। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ, बस मैं इतना छोड़ देता हूं। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये वाला आंसर कि इन तीन में से कौन है। ठीक है, चलिए 35 और 36 दोनों इसमें है। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग मेटल क्लोराइड गिवन बिलो दिस विल गिव द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एज पर फेजान रूल। अब ये फेजान रूल क्या है भाई, जरा थोड़ा समझ लेते हैं। फेजान रूल कहता है ये बताता है कि कौन सा कोवलेंट कौन सा ज्यादा कोवलेंट होगा और कौन सा नहीं। तो 3 रूल है। ये कहता है जो स्मॉल साइज होगा, जिसके अंदर जो स्मॉल साइज होगा वो मोर कोवलेंट होगा, जिसके अंदर स्मॉल साइज होगा वो मोर कोवलेंट होगा। तो लेकिन स्मॉल साइज भैया किसका, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ मेटल। जैसे अगर मैं कहूं LiCl और NaCl में मोर कोवलेंट कौन है, आप कहोगे LiCl, क्योंकि ये स्मॉल साइज है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, चार्ज हाई होना चाहिए मेटल पर। चार्ज कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, किस पे, मेटल पे। मतलब अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक है PtCl2 और एक है मेरे पास PtCl4, तो चार्ज हाई किस पे है, प्लेटिनम पर है ना, 4 पर, और यहां पर तो सिर्फ +2 ही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है
लार्ज साइज होना चाहिए एनायन का, लार्ज साइज होना चाहिए किसका, एनायन का। तो मतलब अगर कोई कहे LiF और LiI में मोर कोवलेंट कौन है, तो LiI। तो ये कोवलेंट के बारे में बताता है। और हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आयनिक वालों का ज्यादा होता है, आयनिक वालों का ज्यादा होता है, किससे, कोवलेंट से। ये हमें सबको बच्चे बच्चे को पता है। तो अब वो यही कह रहा है किसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब जो कोवलेंट होगा, जो कोवलेंट होगा। और ये जितने भी एलिमेंट है, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, ये ग्रुप 2 के हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब बताओ जो मेटल जिसका साइज स्मॉल होगा, मैग्नीशियम है क्योंकि बेरिलियम तो इसमें दे नहीं रखा, तो जिसका साइज स्मॉल होगा फैजान रूल के अकॉर्डिंग वो कोवलेंट होगा, और कोवलेंट वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए 36 कह रहा है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले आप दो तरह की एड्जॉर्प्शन समझ लीजिए। एक तो होती है फिजियोजॉर्प्शन और एक होती है कीमोजॉर्प्शन। तो फिजियो क्या होती है, इसमें किसी एड्जॉर्बेंट के ऊपर जो मॉलिक्यूल आ रहा है इंटरेक्ट करने, वो वंडरवाल फोर्स से आता है। किससे, वीक फोर्स, वीक फोर्स। और वीक फोर्सेस कौन से, जैसे वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्सेस। और यहां पर कीमो में क्या होता है, जो एड्जॉर्बेंट इसके पास आता है वो कोवलेंट बॉन्ड से आता है, कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। तो अब ये बताओ अगर मैं इसको मॉलिक्यूल को हटाना चाहूं तो वंडरवाल तो टूट जाएगा, तो आसानी से हट सकता है, लेकिन क्या कोवलेंट हट पाएगा, नहीं। तो ये याद रखेंगे, फिजियोजॉर्प्शन रिवर्सिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब ये कैसी होती है आपकी, रिवर्सिबल होती है, और ये कैसी होती है आपकी, इरिवर्सिबल होती है। लेकिन देखो इस सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, एड्जॉर्प्शन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा नहीं है भाई, वो रिवर्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। अरे जब आप हीट करोगे तो उस ये बात ठीक है कि ये वाले मॉलिक्यूल जल्दी चले जाएंगे, लेकिन कोवलेंट थोड़ी जाएगा। मतलब अगर आप पहले हीट करोगे, मान लो ये एड्जॉर्प्शन और ये टेम्परेचर है, तो कोवलेंट बॉन्ड तो पहले मजबूती से बनते चले जाएंगे, बाद में टूटेंगे, यानी कि तो पहले तो इंक्रीज होगा, यानी कि ये वाली बात भी गलत है। एड्जॉर्प्शन हमेशा मोनोलेयर में होगी ना जी। अगर मान लो इसमें आपके पास एक मॉलिक्यूल बैठ गया ऊपर आके, तो इसके ऊपर दूसरा आ सकता है, इसके ऊपर तीसरा आ सकता है, क्योंकि वंडरवाल फोर्स के लिए कोई मना नहीं है, कोई ये तो कहीं भी जाके बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ये तो कहीं भी जाके बन सकते हैं, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। अब एक बात देखो, चाहे बॉन्ड कोवलेंट बने या बने वंडरवाल फोर्स, उसमें हीट निकलेगी, आपको पता है। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो जब हीट निकल के चली जाएगी सरफेस से, तो यहाँ पर हीट कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, एनर्जी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन ठीक है, एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज सरफेस एनर्जी। ओके, उसके बाद ये थोड़ा कौन सा, ये इसके नंबर भूल गए, ये 36 नंबर है, तो ये क्वेश्चन आपका 37 नंबर का, और ये आपका 38 नंबर का। कह रहा है कि मोलर कंडक्टेंस जो है, यहाँ देखो मोलर कंडक्टेंस आपको दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस आपको कितनी दे रखी है, जल्दी से देखो फटाफट से, वो दे रखी है लैम्डा एम के नाम से, उसको नोट करा हुआ उसने। ठीक है, तो जो ये मोलर कंडक्टेंस हमें दी हुई है, ये कितनी दी हुई है, 0.1 मोलर HCl की 412 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा है H पॉजिटिव का इतना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड। ठीक है ना, तो एक बात देखो, आपने कॉलर्स लॉ पढ़ा होगा कि HCl की जो कंडक्टेंस होगी वो आयन के इंडिविजुअल की कंडक्टेंस के सम के इक्वल होता है। अब वो यही कह रहा है, और ये आपको दे रखा है HCl की कंडक्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 412 आपको दे रखी है। मतलब अगर मुझे हाइड्रोजन की कंडक्टेंस कहीं से पता चल जाए तो मेरे पास बड़ा आसान हो जाएगा, 412 में से मैं हाइड्रोजन की कंडक्टेंस को माइनस कर दूंगा, मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन की कंडक्टेंस भैया ये कहां से निकलेगी, तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर जो होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है जिस भी आयन का आपने निकालना है, मान लो मैंने तो हाइड्रोजन का निकालना है, तो ये जो होगा हाइड्रोजन आयन की जो कंडक्टेंस होगी उसके सम के, और उसकी कंडक्टेंस के, और हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों की कंडक्टेंस के सम के इक्वल होता है। ठीक है,
अब ये ट्रांसपोर्ट नंबर आपको देखो यहाँ पर दे रखा है, वो कितना दे रखा है 0.825 आपको दिया हुआ है, और बस फिर मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। और HCl की जो कंडक्टेंस है वो कितनी दे रखी है, वो तो अभी हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा एच कितना आ गया, लैम्डा एच इज इक्वल टू 0.825 इज इक्वल मल्टीप्लाई लैम्डा एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा CL नेगेटिव। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो 0.825 एच पॉजिटिव और प्लस में हो जाएगा 0.825 क्या हो जाएगा, ये लैम्डा CL नेगेटिव आपका हो जाएगा, ठीक है। तो और कैसे करेंगे इसको आप लैम्डा एच पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में आएगी या कुछ, एक मिनट मेरे से कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी नहीं ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लैम्डा एच पॉजिटिव है इस वाले हिस्से को इधर ले आता हूँ, एच पॉजिटिव सेम होंगे, ये एक है, ये एक लैम्डा एच है, ये 0.8 है, तो माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 0.175 लैम्डा एच पॉजिटिव मेरे पास बच जाएंगे, जो कि 0.825 लैम्डा CL के इक्वल होगा, ठीक है। मेरे पास जगह कम होती जा रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको इस वाले हिस्से को अब यहाँ पर लिखना मैं शुरू कर देता हूँ। तो मेरे पास अब जल्दी से बताएंगे, लैम्डा एच पॉजिटिव जो आ गया वो कितना आ गया 0.825, ठीक है ना, अपॉन CL नेगेटिव अपॉन 0.175। तो जब देखो इसको मोटे मोटे तौर पर, मेरे पास तो कैलकुलेटर रखा है, तो मैं जल्दी से आपको करके बता देता हूं कि कितना ये आएगा। ये आएगा आपका डिवाइड करके 4.71 कंडक्टेंस ऑफ CL नेगेटिव, ये मेरे पास यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। तो जिसको आप अब आपके पास यहाँ से H निकल के आ गया है, वो आप कहाँ पर पुट कर लोगे, यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख के आप इसको फाइनल आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 73.4, या इन दो में से कोई एक आएगा, ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं इन दो में से कौन सा आएगा। मैं एग्जैक्ट पूरी कैलकुलेशन अब ये नहीं कर रहा हूँ। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है। अब मुझे ये जगह बनानी पड़ेगी, चलिए मैं यहीं पर बना देता हूँ। कौन सा पैरामैग्नेटिक पेयर है, देखो आप एक काम करो, एक कॉन्फ़िगरेशन होती है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन होता है पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, देन सिग्मा 2p z, और उसके बाद में इधर लिख लेता हूं पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z। ये देखो ये आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ये आपका बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है कि ये सिग्मा 2p z थोड़ा सा पहले लिखा जाता है, मतलब क्या बन जाता है वो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z, बस ये पहले आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा पाई 2p x, पाई 2p y, ठीक है ना, उधर वही, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें, नाइट्रोजन में तो 14 होते हैं, तो 15 है। अब देखो ये ऑर्बिटल है, हर एक में जब दो दो भरे जाएंगे तो इसका मतलब है 15 का मतलब तो एक फ्री रह जाएगा, तो एक तो अनपेयर्ड आएगा ना, एक तो अनपेयर्ड आएगा ही आएगा। 15 में भाई आप इवन नंबर जब लोगे तो पेयर्ड आते हैं। अब नाइट्रोजन में तो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक मैंने यहाँ से निकाल दिया तो 13 रह गए, तो 13 का मतलब तो ओड है, तो ये तो पक्का आपका क्या होगा, पक्का पैरामैग्नेटिक होगा। अब B2 और चेक कर लो, अगर B2 भी हो तो यही सही हो जाएगा। तो B2 में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 कैसे भरूंगा, देखो 2 4 6 8। अब जब इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, 9 और 10।
तो देखो इसमें ये हंट्स रूल कहता पहले एक एक जाएगा, अगर 11 होता तो मैं पेयर करता, 12 होता तो दूसरा यहां पर देता मैं, तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी सब में पेयर्ड होंगे। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो पहला मैं बी के बारे में बात कर लेता हूं। बी में क्या कर रखा है, बेंजीन के साथ ये आगे ये दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH2, उसकी रिएक्शन HBr के साथ करा रखी है और वो भी सनलाइट में करा रखी है। तो सनलाइट में जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले याद रखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पहले ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन रेडिकल आएगा, ये HBr टूट जाता है आपका, तो ब्रोमीन रेडिकल आएगा पहले, और वो ब्रोमीन रेडिकल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो वो कहाँ जाए ब्रोमीन, अब आप खुद बताओ, इस पे जाए या इस पे जाए, कार्बन नंबर 1 पे जाए या 2 पे जाए, तो उसको 1 में जाने पे फायदा है या 2 पे जाने पे फायदा है, ये आपको बताना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है? तो वो 2 पे जाएगा ना, सिंपल सी बात है, 1 पे जाएगा ना, क्योंकि 2 पे अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो होता है वो आपका मोर स्टेबल होता है। तो ये ब्रोमीन जो आएगा इस CH2 के पास आ जाएगा, CH2Br। अब बाद में H आकर लग जाएगा, बाद में H जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो जो यहाँ पर आपका बी प्रोडक्ट बनेगा, तो वो बी प्रोडक्ट बनेगा आपका ये CH2CH2Br, ये आपका बी प्रोडक्ट बनेगा, ये बी होगा। अब जरा ए देख लेते हैं, ए क्या बनेगा, ए में वो कह रहा है, इस वाली साइड में ए में कह रहा है कि HBr के साथ रिएक्शन है, तो इसमें HBr के साथ जब रिएक्शन होगी तो मैं मान के चलता हूं HBr के साथ रिएक्शन हो रही है CH डबल बॉन्ड CH2 से, तो जब HBr के साथ रिएक्शन होगी तो ये कार्बोकेटायन से होगी, मतलब पहले ये अटैक करेगा H पर, तो ब्रोमीन यहां से निकल के चला जाएगा, तो ये H कहाँ जाना चाहिए, इस पे जाने चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, तभी तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन विल बी द मोर स्टेबल प्रोडक्ट, तो ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव। और फिर से बात वही होगी, भैया ब्रोमीन तो फिर यहीं आ गया, ब्रोमीन तो मेरे हिसाब से फिर यहीं पे आ गया ना ये, ब्रोमीन फिर से यहीं आ गया, तो उसके बाद नहीं, यहाँ पे तो H आया ना, पहले H आया, और तो ब्रोमीन नेगेटिव कहाँ पर, देखो दोबारा बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, फिर ये अटैक करेगा H पर, तो कार्बोकेटायन बना यहाँ, ब्रोमीन चला जाएगा यहाँ पर, तो आपका जो आपका प्रोडक्ट बना, ये बना आपका A, ये बना आपका A और ये बना आपका B। तो देखो ये कहाँ दे रखा है, A क्या है, A है ये, देखो A ये रहा, ठीक है ना, और B आपका ये रहा CH2CH2Br, CH2CH2Br, सो इट विल बी द आंसर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कोगुलेटिंग वैल्यू फॉर AS2S3। भैया AS2S3 याद रखा करो, ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होता है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव आयन है। तो अब मुझे इनको न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल करने के लिए तो मैं किससे न्यूट्रल करूंगा, मैं इनको पॉजिटिव से न्यूट्रल करूंगा ना, तो पॉजिटिव के लिए जिसके ऊपर चार्ज अच्छा होता है वो बेटर कोगुलेटिंग एजेंट होता है। तो ये हार्डी-सुल्जे रूल के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और सोडियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा वो आसानी से उसको न्यूट्रल कर देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसमें अगर मान लो मैं फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल दे देता, तो याद रखना फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है वो, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए फिर बेटर कौन होता है, फॉस्फेट आयन होते हैं, क्योंकि उन पे ज़्यादा चार्ज है देन सल्फेट आयन। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको 40 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बाकी आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में